हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। ये जंग पे ना राजनीति करना ठीक नहीं रहता। बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका। क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं? शर्म नहीं आती आपको? इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? देश का संसद आज पूरे रंग में था। देश की सबसे बड़ी पंचायत में आज जोरदार बहस हुई। आपके, हमारे और सैनिकों के मुद्दे पर चर्चा हुई। बहस सिलेंडर, पेट्रोल और जनता के पॉकेट पर हुई। आज सदन में पैसों के गिरते भाव को खारिज करते हुए वित्त मंत्री क्या बोली, जो दिन भर ट्रेंड करता रहा। सीएपीएफ जवानों की शहादत पर किसने सरकार से कह दिया कि पुलवामा जवानों की शहादत पर वोट मांग लिया जाता है, मगर उन्हें शहीद नहीं कहा जाता। गृह मंत्री ने वामपंथ को लेकर रशिया पर क्या कहा, क्या इल्जाम लगाया, साथ ही बस्तर और नक्सलवाद को लेकर क्या दावा किया अमित शाह ने। दलितों और आदिवासी होते अत्याचार की बहस और कांग्रेस को नक्सलियों का समर्थन बताकर क्या बोल गई कंगना रनौत, जो हो गया वायरल, सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है। आप देख रहे हैं संसद पर हमारा रोज नामचा संसद की बात। सदन के अंदर दाखिल होने से पहले सदन के बाहर क्या हुआ वो जान लीजिए। सदन के कैंपस में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एलपीजी और पेट्रोल पर कहा कि जंग राजनीति से अलग है। सिलेंडर और पेट्रोल जैसे मुद्दों पर देश एकजुट है, हम सब साथ हैं। सुनिए। ये जंग पे ना राजनीति करना ठीक नहीं रहता। हम सब एक हैं इस मामले में, हम पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्याएं उठ रही हैं उनका समाधान तो चाहते हैं ना हम। इसलिए हम डिस्कशन मांग रहे हैं कि कोई चर्चा हो, हम भी अपनी सुझाव दें और हम समाधान ढूंढें, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती चलती जा रही है, संकट भी बढ़ रहे हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा? पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सब इनमें कमी होगी। तो इसके लिए योजना क्या है सरकार की, थोड़ा बहुत बताया है। इसमें अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सब एक साथ होकर, एकजुट होकर कोई समाधान ढूंढ। चलिए अब सदन में दाखिल हो जाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक दावा आज दिन भर वायरल रहा। रोजाना रुपए के गिरते भाव के बावजूद उन्होंने कहा कि रुपए ठीक चल रहा है, जिसके बाद सदन में हंगामा हो गया। खुद सुनिए। दुनिया देख रही है हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। सर अगर प्रश्न पूछने वाले को कम से कम जवाब सुनने का क्षमता होना चाहिए। They should have the strength to hear the reply. सर, रुपये का विषय मैं बार बार इसी उदाहरण के साथ बोलना चाह रही हूं। रुपये का विषय में आप सुनिए जवाब। झूठ बोलने के लिए उधर से इधर आ गए आपके स्थान पर जाइए अगर स्पीकर साहब बोलेंगे। पैसे पर रार यही नहीं थमा। धर्मेंद्र यादव ने पूछा कि क्या पैसे के गिरते हालात से पीएम मोदी की शाख नहीं गिर रही? सुनिए उन्होंने क्या कहा। माननीय मंत्री जी, क्या आज आप इस बात पे कायम हैं कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए आप लोगों की बातें कुछ होती हैं और नीतियां बनाने के लिए बातें दूसरी होती हैं। आपने माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, जवाब में वित्त मंत्री जी ने जवाब में कुछ देशों का उदाहरण दिया है। दिन रात सरकार के लोग भाषण दे रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दूनी हो गई, 3 नंबर पे पहुंच गई, 4 नंबर पे पहुंच गई। और जब अर्थव्यवस्था के लिए आप जवाब देते हैं रुपए के मुकाबले पे, तो आप उदाहरण के तौर पे दक्षिण कोरियाई बोट कहते हैं, थाई बाट को कहते हैं, फिलिपीन पैसों को कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, वो दिन कब आएगा हमारे देश का जब हमारा मुकाबला डॉलर से होगा, पाउंड से होगा, यूरो से होगा? जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की लोकप्रियता का दावा करते हुए बताया कि पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। ग्लोबली जो सर्वे हुआ
सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गण के पॉपुलैरिटी के ऊपर जहां सर्वे हुआ, भारत के प्रधानमंत्री सबसे ऊपर है। इकोनॉमी का विषय इन्होंने प्रश्न पूछा और भारत के प्रधानमंत्री का साख क्या है, इसका जवाब यही है। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने एलपीजी गैस संकट पर चर्चा की मांग रखी, जिस पर संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम सब एक टीम हैं। हमने पहले भी संसद में और अनौपचारिक चर्चाओं में इन मुद्दों पर कई बार बात की है। हम इन मुद्दों पर दोबारा चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने दावा किया था कि 31 मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म खत्म हो जाएगा। उस पर भी चर्चा जरूरी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने अभी जो माननीय सदस्यों ने जो बात उठाए हैं, हम लोग इसमें कोई दो मत नहीं है। आप और हम सब एक टीम है। इसमें जैसे हम लोगों ने तय किया, आज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी का जवाब के बाद सरकार ने इसी सदन में एक वचन दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कि हम 31 मार्च 26 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को हम देश में ख़त्म कर देंगे, निर्णायक कदम उठाएंगे। तो आज गृह मंत्री जी भी इसका जवाब देंगे। ये इसी सदन में उन्होंने वादा किया, उसको निभा रहे। कल 31 मार्च है। दूसरा जो आप लोगों ने जो पॉइंट उठाया, वो सब हमको मालूम है। एक संकट काल में कोई विपत्ति आते हैं तो हम लोग सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। लोकसभा में आज एक बिल भी पास हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट बिल 2025 ध्वनि मत से पास किया। यह बिल 2016 के मूल कानून में बदलाव करके एनपीए रिकवरी को तेज करने, अदालती प्रोसेस को सरल बनाने और छोटी कंपनी के लिए दिवालिया समाधान को आसान बनाने के लिए लाया गया। सरकार का दावा है कि अमेंडमेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देगा। यह बिल आज लोकसभा से पास कर दिया गया है। विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। सर, आई राइज टू मूव दैट द बिल एज अमेंडेड बी पास्ड। प्रश्न है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित किया गया। संसद में आज मुख्य रूप से लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म पर बात हुई। सरकार की ओर से बात रखते हुए गृह मंत्री ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर से लाल आतंक खत्म हो गया, ये कहा उन्होंने। वहां राशन, पानी, स्कूल पहुंच रहा है और बस्तर से लाल आतंक खत्म हो रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएससी, सीएससी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। पूरे देश को तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद देश के हर गरीब को घर मिला, गैस मिला, शुद्ध पीने का पानी मिला, 5 लाख तक का बीमा मिला, प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त मिला। ये बस्तर वाले क्यों छूट गए थे? मैं इसलिए कहना चाहता हूं मान्यवर कि सत्य को झुठलाया जा रहा है। ये बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया।
अमित शाह ने इतिहास का उदाहरण देकर कहा कि जैसे रूस में सामान्यवादी सरकार का गठन हुआ, यहां 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, रशिया में कम्युनिस्टों की सरकार और उसी समय यहां सीपीआई की स्थापना होना, इसके बीच में कोई संबंध है क्या? जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से रखी गई, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। जैसे ही रशिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रशिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रशिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ है। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? लोकसभा में नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि वो या उनकी पार्टी नक्सली के समर्थन में नहीं है, लेकिन नक्सली के नाम पर आम आदिवासी जो मारे जा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि वे अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने अपना उदाहरण देते हुए कहा, व्यक्ति हूं जिसके खुद के ऊपर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा जब मैं अपने लोगों के लिए लड़ने गया, और 2 अप्रैल 2018 को मेरे जैसे बहुत सारे लोगों पे लगा, क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। सवाल यह है, नक्सलियों के नाम पे क्या आदिवासियों की हत्या स्वीकार्य हो सकती है? हम लोग इसका विरोध करते हैं। हमारा स्टैंड है, हम नक्सलवाद के समर्थक नहीं है, लेकिन आदिवासियों को नक्सली कहकर उनकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सभापति महोदया, देश की 1/4 आबादी SC ST 25% से ज्यादा बड़े समाज के साथ जब जुल्म जाति अन्य अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, उनकी बहनों का रेप होता है, उनको मारा जाता है, जलाया जाता है, उनके घरों को फूका जाता है, तब इस सदन में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सदन क्यों नहीं सुनना चाहता? SC ST OBC के अन्याय की आवाज क्यों नहीं सुनना चाहता? भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर नक्सली को समर्थन देने का आरोप लगाया। कहा कि जो लोग नक्सली को गोला बारूद देते हैं, उनके साथ कांग्रेस का उठना बैठना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मददगार, सलाहकार, दोस्त सब वामपंथी थे। सुनिए। अध्यक्ष महोदय, 1967 में ये छोटी सी चिंगारी माओवाद की उठी थी। उस वक्त अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो इसको उसी वक्त दबा सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उल्टा उन्होंने आदिवासी लोगों को जो है वो सौतेला ट्रीटमेंट दिया। उनके बीच में जो एक वैचारिक दूरियां थी, उनको कभी भी उन्होंने खत्म नहीं किया। और जब ये माओवाद की समस्या हम उनके सामने आई, तो जैसे मेरे भाई संबित पात्रा ने पूरे देश के सामने आज बताया कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी की वामपंथी सरकार प्लस उनके वामपंथी सलाहकार प्लस उनके जो वामपंथी मित्र और ये वामपंथी टेररिस्ट, और इनको जो भी जितने भी फंडिंग होती थी, जो भी इनके हथियार होते थे, गोला बारूद होते थे, वो उन लोगों से आते थे जिनके साथ ये कांग्रेस की सरकार उठती बैठती थी। तो हम लोग क्या अपेक्षा कर सकते हैं? क्या कोई समझौता इनके बीच और वामपंथी उग्रवादियों के बीच हो सकता था? नहीं हो सकता था। और उसका क्या परिणाम हुआ कि ये जो वामपंथी उग्रवादी हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इन्होंने खून की नदियां बहा दी, इन्होंने 16,000 से ज्यादा अटैक किए, इन्होंने 2,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को मार डाला, इन्होंने छोटे छोटे बच्चों की जो है वो जिंदगियां ले ली, वहां पे नरक बना दिया। इन्होंने 3 पीढ़ियां ये जो है नक्सलवाद की जो आग में है, जो इन्होंने झोंक दी। और हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर अपनी बात रखी। कहा कि देश में एक दिन राइट विंग एक्सट्रीमिज्म भी लेफ्ट को पार कर जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, आदिवासी और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, और वो भी उन लोगों के द्वारा जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, और उन्हें सरकार समर्थन दे रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं कि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म विल लीड टू एक्सट्रीम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एंड आई वांट टू नो, a symbolic post has been given to a tribal, but what about grassroots leadership of tribals from mandal, zilla parishad to MLA? That is not being there. Usage of false encounters, demolition of homes, creating an atmosphere, the dignity of tribals and Muslims is taken away,
This is being done by those organizations who believe in extremist radicalism and supported by this government. Would you put an end to this radicalism and extremism? Because you cannot, madam, I'm concluding, and madam, I'm concluding. अब हम राज्यसभा में दाखिल होते हैं। शुरुआत आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से करते हैं। क्वेश्चन आवर में उन्होंने एक बार फिर आम नागरिक का मुद्दा उठाया और फ्लाइट डिले होने पर कंपेंसेशन की मांग की। कई बार देखा जाता है दैट देयर इज आवर्स ऑफ डिले, कई घंटे का डिले फ्लाइट में हो जाता है, जिसके चलते कई बड़े नुकसान यात्रियों के हो जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान हम ला रहे हैं या ला चुके हैं जिसके चलते अगर डिले होता है फ्लाइट में तो पैसेंजर को कॉम्पनसेशन दिया जाए। अप टू 1 आवर्स का डिले अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा डिले, अगर 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का डिले होता है तो कॉम्पनसेशन होना चाहिए। जैसे अगर आपका बैगेज 1 kg भी अगर एक्सेस हो जाता है तो फ्लाइट आपसे कई हजार रुपए पर kg एक्सेस बैगेज के वसूलती है। उसी तरह अगर फ्लाइट डिले होती है तो पैसेंजर को या तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिले या फुल फ्लाइट रिफंड का ऑप्शन मिले। ऐसा कोई प्रावधान क्या सरकार ला रही है? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। इसके जवाब में मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किंजरापू राजमोहन नायडू ने राघव चड्ढा के सवाल का जवाब दिया। It is all listed out in the passenger charter itself. Whenever there is a delay that is happening, then the first thing is that the passenger charter gets activated within 1 hour. Whatever he has the right to be done, that is being provided. 2 hours, 4 hours, and then complete cancellation. There is a process of refund also that is entitled to the passenger. And more importantly, there are services that he is being provided at the airport also. If there is a delay of more than 3 hours, then there has to be a meal that has to be provided to the passenger. So, and one important thing that we have to remember in terms of delays, there are some times when the airlines also don't have control on the operations. It can be bad weather, it can be related to fog, it can be any other safety related issue also on the aircraft that has been found out. So it is subject to all these conditions that you are able to fly safely. So when these kind of instances, even then, if there is a delay that is happening, there is a passenger charters circular that we have issued from the ministry, which has to be thoroughly followed by the airlines also, which entitles the passengers based on the time of the delay, what is being done. And we, from our side, we wanted to promote the charters because a lot of the passengers don't know what rights they are also entitled to. So from our side, we want to promote, create awareness that these are the rights that you have so that they can strongly follow up with the airlines or ask them right there itself that this is my right and this is what is needed. So we are proactively working in this region, sir. राज्यसभा में CAPF का मुद्दा भी आज जोरों से उठा। द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 के पेश होने और पारित होने को लेकर डिस्कशन शुरू हुआ। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने इस मसले पर अनसंग हीरो की बात की और सदन का ध्यान अपनी ओर खींचा। हमारे कर्तव्यों की इतिश्री हो गई, हमें चिंता नहीं कि उनका प्रमोशन क्या हो रहा है, वो किस हालात में जी रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, स्टेक होल्डर से तो बात हो। आपके तमाम बिलों में मैं इन दिनों देख रहा हूं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का कोई उसकी पृष्ठभूमि नहीं है। माननीय उपसभापति महोदय, ये परिस्थितियां विचित्र हैं। अगर एक सेकंड लेफ्टिनेंट आर्मी में कैन एस्पायर टू बिकम द चीफ ऑफ द आर्मी, shouldn't it apply here? Coast Guard is headed by somebody from within the cadre. तो ये क्या गुनाह किया है CAPF के हमारे अधिकारियों ने, मैं एक और हमारे जवानों ने। मैं माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से ये कह रहा हूं कि इनमें जब मैं यहां आज बोल रहा हूं, एक व्यापक धारणा है। मैंने दोनों ग्रुप से बात की है, IPS ऑफिसर से भी मेरे कंसल्टेशन हुए, कई दोस्त हैं। मैं संभवतः इस सदन में कुछ लोगों में होऊंगा जिसने वो परीक्षा दी और असफल हुआ, तो मैं सिविल सर्विसेज का भी असफल विद्यार्थी हूं। लेकिन मैं जानता हूं सर, हर फोर्स का एक डोमेन होता है। ये डोमेन ट्रेसपासिंग उचित नहीं है सर। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करूंगा, एक सेकंड क्लास सिटीजनशिप वाली फीलिंग उनके अंदर आए, और वो भी तब जब उनके अंदर एक भरोसा हुआ था न्यायालय के निर्णय के बाद कि हमारे जो पेंडिंग डिमांड है प्रमोशन से लेकर के हिरार्की में
जो एक चोकिंग थी उसको खात्मे की, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता थी। राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने सीएपीएफ का मुद्दा सदन में उठाया। बीजेपी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार सीएपीएफ के जवान जो पुलवामा हमले में मारे गए उनके नाम पर वोट मांग लेती है, लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जैसे जवानों को मरने के बाद शहीद का दर्जा भी नहीं देती। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं, और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। तो ये था आज की संसद का पूरा लेखा जोखा, जहां बात रसोई से लेकर सरहद तक की हुई। रोजाना ऐसे ही सदन चले तो देखने और दिखाने लायक रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हम ऐसे ही संसद की रोजाना की हलचल लेकर आपके पास आते रहेंगे, आपकी हक की बात करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज पिंच। शो को लेकर अपना अनुभव भी जरूर बताएं। आपके लिए ये शो लिखा था प्रत्युष रौनक ने, कैमरे के पीछे गीतांश है। शुक्रिया।